तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। और आज हम एक और बार लौट चुके हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो इसमें हम क्या करने वाले बेसिकली, तो इसमें हम एक सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सारे एमसीक्यूज है। 40 मार्क्स का है ये। और पीछे दो लास्ट में सीसीटी के क्वेश्चंस भी है जो कि पहले पीसा के नाम से जाना चाहता था। ये बेसिकली केंद्रीय विद्यालय एनजीसी मेहसाणा का पीरियोडिक टेस्ट 1 का पेपर है। तो इसे हम डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यू अब सारी एग्जाम्स में आ रहे हैं मैक्सिमम। सीबीएसई ने भी सर्कुलर नया अपना निकाला और 10th और 9th के एमसीक्यू बेस्ड कर दिए टर्म 1 के एग्जाम। तो इसीलिए इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस एमसीक्यू के पेपर को सॉल्व करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस पेपर को सॉल्व करना। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 4 सेक्शंस है और सभी क्वेश्चन एक एक मार्क्स के हैं। लास्ट के जो दो सीसीटी के क्वेश्चन है उसमें दोनों क्वेश्चन दो दो मार्क्स के हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं इस पेपर को सॉल्व करना। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, एवरी रेशनल नंबर इज। हर रेशनल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकता। एग्जाम्पल लेके देख देते हैं, जैसे कि 1/2 वो एक रेशनल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं है। इंटीजर भी नहीं हो सकता और होल नंबर भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है रियल नंबर। तो हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर आता है, क्योंकि रियल नंबर का मतलब ही होता है रेशनल और इरेशनल का मिला के जितने भी नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर में आते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी, रियल नंबर। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बिटवीन टू रेशनल नंबर देयर इज बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो ऑप्शन ए देयर इज नो रेशनल नंबर, ऑप्शन बी देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर, सी देयर आर इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर्स, डी देयर आर ओनली रेशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर्स। तो कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइटी होते हैं दोनों रेशनल नंबर के बीच में। तो यहाँ डी ऑप्शन में क्या लिखा गया है कि देयर आर ओनली रेशनल नंबर एंड नो इरेशनल नंबर। तो ऐसा नहीं है, रेशनल नंबर भी होते हैं दोनों। कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होते हैं। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो कि है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज। किसी भी दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है। तो अगर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करे तो उसका ऑप्शन इसमें डी सही है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे अगर √3 एक इरेशनल नंबर है और √3 भी इरेशनल नंबर है, तो अगर इनका प्रोडक्ट करे तो 3 आता है जो कि रेशनल नंबर है। तो सम टाइम रेशनल, तो ये रेशनल हो गया। और अगर √3 और √2 का करे तो √5 आता है। तो ये तो अलग हो गया, ये इरेशनल नंबर है। तो इसीलिए इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि कभी कभी रेशनल होता है कभी कभी इरेशनल होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो कि है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर 2। यहाँ नंबर 2 लिखा है पर ये है √2। तो व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2। तो इसमें अभी ऑप्शंस देख लीजिए। ए है अ फाइनाइट डेसिमल, बी है 1.41421, सी है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और डी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो अब पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि ये फाइनाइट डेसिमल तो है नहीं, क्योंकि ये पीछे तो जाएगा ही। ये रेशनल नंबर होता तो फाइनाइट डेसिमल होता। देन बी क्या है 1.41421, ये वैल्यू आगे के कुछ नंबर्स वैल्यू है √2 की, पर ये देखो यहाँ पर टर्मिनेट हो जा रहा है और √2 इरेशनल नंबर है तो कोई भी इरेशनल नंबर टर्मिनेट नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता। देन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अगर वो रिकरिंग भी कर रहा है तो भी वो रेशनल नंबर होना चाहिए और √2 इरेशनल है। तो अगर वो कोई भी नंबर इरेशनल होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 4। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इरेशनल है। तो पहला ऑप्शन देखो 0.14, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये टर्मिनेट हो जा रहा है दो वैल्यूज़ के बाद। बी में भी ये देखो टर्मिनेट हो जा रहा है, तो जो भी टर्मिनेट हो जा रहे हैं या फिर रिकरिंग कर रहे हैं वही बार 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 आता जा रहा है तो वो तो रेशनल नंबर ही होगी। ये भी टर्मिनेट कर जा रहा है। अकेला जो ऑप्शन नंबर डी है वो देखो आपको लगेगा हाँ ये पैटर्न को तो फॉलो कर रहे हैं पर ये रिकरिंग नहीं कर रहे। पहली बार 401 आया, फिर 4001 आया, फिर 0001 आया, तो ये अलग अलग पैटर्न में कर रहे हैं
तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिकरिंग है, तो ये एक इरेशनल नंबर। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इनमें से कौन सा इरेशनल है? तो ऑप्शन नंबर ए टर्मिनेट हो जा रहा है तो इरेशनल नहीं होगा, बी भी टर्मिनेट हो जा रहा है और सी भी टर्मिनेट हो जा रहा है। तो डी ही ऐसा नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जिसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वही रेशनल नंबर कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है द वैल्यू ऑफ 0.3333। तो ये अगर आप इसको ऑप्शन से डिवाइड करके देख लोगे तो पता चल जाएगा कि 1/3 का होता है 0.3333। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। 6 करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1/3 सॉरी। अब 7th का आंसर क्या होगा? तो 7th में क्या है, √10 इंटू √15। तो अगर √10 का हम फैक्टराइजेशन करें तो वो होगा 2 इंटू 5, और √15 का करें तो होगा वो इंटू 5 इंटू 3। तो 5 कॉमन हो गया तो 5 को बाहर निकाल देंगे, अंदर बचेगा 2 इंटू 3, जो कि होगा 5√6। तो 5√6 इसका करेक्ट आंसर है। तो 5√6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा वो हम फाइंड करते हैं, जो कि है वैल्यू ऑफ 256 रेज टू द पावर ऑफ 0.16 इंटू 256 रेज टू द पावर ऑफ 0.0। तो हमें पता है कि जब बेस सेम होता है तो हम ऊपर वाले जो पावर्स होते हैं उनको प्लस कर सकते हैं। तो अगर इसको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 256 रेज टू द पावर ऑफ 0.25, जो कि है 256 रेज टू द पावर ऑफ 1/4। तो अगर 1/4 को हम देखें, 256 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 4 रेज टू द पावर ऑफ 4 और इंटू 1/4, क्योंकि ये ऐसे होगा तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 4 कट हो जाएगा और बच गया हमारा 4। तो 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन नंबर 9 है द पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट विल लाइन। अगर ये ग्राफ है ओरिजिन के बिना, ऐसे ही लाइन बनेगी जिसके यहाँ पर इसका ऑर्डिनेट भी सेम होगा और एक्सिस एब्सिसा भी यहाँ पर भी। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये ऐसा पॉसिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है पॉइंट -3 and 5 लाइन इन। कहाँ लाई करेगा ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 5। तो इसकी साइंस को देख के हम बता सकते हैं कि प्लस माइनस कॉमा प्लस है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि है पॉइंट 3, 5 लाइज इन। 3, 5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? तो इसमें दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि है द पॉइंट एट विच 2 ऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। जहाँ पर ये 2 ऑर्डिनेट एक्सिस मीट करते हैं, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो इस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 इज सी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। अगर ये ग्राफ है तो इसमें एब्सिसा पॉजिटिव कहाँ होगा? तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर 1 एंड 4th क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड 4th क्वाड्रेंट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी जिसके क्वाड्रेंट्स है 3, 4 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो क्या होगा उसका वाई एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? तो अगर वाई एक्सिस का पूछे तो हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू बतानी होती है, जो कि है 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। तो 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लीनियर इक्वेशन 3x - y इज इक्वल टू x - y। हम जानते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है और इसमें 2 वेरिएबल है, जो कि है x एंड y। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि है एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज ऑफ फॉर्म। कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस पे होगा वो किस फॉर्म में होगा? तो अगर वो वाई एक्सिस पे है तो उसकी एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी वो वाई एक्सिस पे लाई कर पाएगा। तो एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई एक्सिस पे होने के लिए वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
अब इफ 2, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = k, देन द वैल्यू ऑफ k क्या होगी, वैल्यू k की हमें फाइंड करनी है। तो x की और y की दी हुई है तो हम इसको इक्वेशन में फिल कर देंगे। 2 × 2 + 3 × 0 = k। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ k। तो ऑप्शन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है 4। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 कट्स द y एक्सिस एट अ पॉइंट। तो अब अगर y एक्सिस को कट कर रही है तो x एक्सिस की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और अगर x एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 3y = 6। तो 3 × 2 6 होता है, तो y की वैल्यू 2 होगी और x की वैल्यू 0 होगी। तो 0,2 इज द कोऑर्डिनेट्स उसके 0,2 हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। अब चल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जो कि है द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज ऑफ फॉर्म। हमने पहले देखा था कि y एक्सिस की इक्वेशन हो तो x 0 होगा और अगर x एक्सिस की हो तो y 0 होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब 20th क्वेश्चन कह रहा है कि x = 5 y = 2 इफ इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। कौन सी लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में जो इक्वेशन दी गई है जो कि x + y = 7, तो ये सही है कि 5 + 2 = 7। तो बाकी ऑप्शंस को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब 21st क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद अ नॉन जीरो नंबर देन द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अगर हम किसी भी इक्वेशन को नॉन जीरो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई कर दे या फिर डिवाइड कर दे तो इक्वेशन तो बैलेंस्ड ही रहेगी और इसीलिए इसे रिमेन्स द सेम ही कहा जाएगा कि ये वैसी की वैसी ही रह जाएगी। और 22 क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाय x = y, x = 1 एंड y = 2। तो अगर x = 1 और 2 ये उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो अगर ये उसके कोऑर्डिनेट्स है तो उस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है और हर एक लाइन एक यूनिक इक्वेशन को डिनोट करती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनफाइनाइटली मैनी। और 23 क्वेश्चन का आंसर है द पॉइंट ऑफ फॉर्म a ऑलवेज लाइंस। अब a की वैल्यू भी यहाँ x की वैल्यू भी ये है और y की वैल्यू भी ये है, तो इसका मतलब x = y होगा तभी ये हो पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन द लाइन y = x। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और 24th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रेशनल नंबर 3/40 इज इक्वल टू। अब ये तो सिंपल डिवीजन करके देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.075। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/5, तो इसका भी सिंपल डिवीजन से हमें पता चल जाएगा जो कि है 0.5। और 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 + √3 × 3 - √3 की वैल्यू क्या होगी। तो एक आइडेंटिटी हम जैसे कि जानते हैं a + √b × a - √b की वैल्यू होती है a² - b। तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, 3² हो जाएगा 9 और 3 का 3 रह जाएगा, तो 9 - 3 होता है बी ऑप्शन सी 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। अब चल रहा है क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ जो कि है द HCF ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द प्राइम नंबर विच इज E1। लीस्ट कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर जो कि E1 है उसका HCF क्या होगा। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है और प्राइम जो नंबर है जो कि E1 है वो 2 होता है। तो इन दोनों का हमें HCF ढूंढना है जो कि होगा 2। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 में जो कि है 2। अब क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्या होते हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और 29th क्वेश्चन कह रहा है कि डिग्री 1 पॉलिनोमियल इक्वेशन, यानी कि जिसकी डिग्री 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो को उसका जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ग्राफ में। तो एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है इसको। देन 13 क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y = kx इज अ लाइन विच ऑलवेज पासिस थ्रू। ये तो आपको गाइस याद रखना पड़ेगा कि इसमें सी मिसिंग है, तो अगर सी का वैल्यू नहीं दिया होता इक्वेशन में तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि वो लाइन उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की लाइन होगी वो 0,0 यानी कि ओरिजिन से पास होगी। अब क्वेश्चन नंबर 31 है द पोजीशन ऑफ x एंड y इज द कार्टेशियन प्लेन इज डिफरेंट फ्रॉम इज सेम। यहाँ पर ये जो डिफरेंट फ्रॉम लिखा है यहाँ सेम एज आना चाहिए, तो सेम एज द पोजीशन ऑफ y x कब होगा कि x एंड y और y एंड x की वैल्यू x का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उस पॉइंट का वो सेम जगह पे ही होगा। तो ये तभी हो सकता है जब x और y बराबर हो।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, जो कि है द सिंबल जेड इन द नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स। सिंबल जेड है वो कौन से नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कौन से कलेक्शन ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब नेचुरल नंबर को एन नंबर रिप्रेजेंट करता है, रेशनल नंबर को क्यू करता है, और होल नंबर को डब्ल्यू नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको याद रखना होगा। अब चलते हैं सीसीडी के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है 33 एंड 34, और उसके बाद में 35 एंड 36। तो इसमें कहा क्या गया है, ये सब तो हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, जो कि इफ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम है इन हावर्स एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द एल्टीट्यूड, देन आंसर द क्वेश्चन इफ 1 ऑन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट 6। यहाँ पर 6 बजे है, 6 AM हुए, और 1 यूनिट का मतलब 15 मिनट है। हाँ, तो हम समझ गए। अब है व्हाट इज द एल्टीट्यूड एट 6:45 AM। तो 6 तो यहाँ पर बजे थे, अब ये 6:15 हो जाएगा, ये 6:30 हो जाएगा, और ये 6:45। तो यहाँ एल्टीट्यूड क्या है हम देख सकते हैं, यहाँ एल्टीट्यूड है 3000 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 3000 किलोमीटर। अब 34th क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स एट 7:15। तो हमने देखा कि यहाँ तक तो 7:45 हो रहा था, अब ये होगा 7 और ये 7:15 होगा। तो यहाँ इसके इस पॉइंट के जो क्वाड्रेंट्स हो गए वो होगा पहले एक्स एक्सिस, तो 6,2500। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 34th क्वेश्चन का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 पर, जो कि एक और बार पीसा के है, यानी कि सीसीटी के है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि संजय 5 नोटबुक और 2 पेन्स को लाता है, जो कि 120 रुपीज़ में उसे मिलती है। तो वो अपने दो दोस्तों को क्लूज देता है कि गैस करो इसके क्या हो गया, और वो क्लूज देता है कि इनका कॉस्ट 5 से डिविजिबल है और दोनों की वैल्यू इंटीजर्स में ही है। तो मोहन और अनिल इसे गैस करते हैं। मोहन ने कहा कि हर एक नोटबुक की प्राइस 18 रुपये होगी, जिससे कि 5 नोटबुक की प्राइस 90 रुपये होगी, और 2 पेन्स की कॉस्ट होगी वो 30 रुपीज़ होगी। तो ईच पेन, हर एक पेन की 15 रुपीज़ कॉस्ट होगी। और अनिल ने कहा कि 18 रुपीज़ तो एक नोटबुक के लिए बहुत कम है, तो उस एक नोटबुक के 20 रुपये हो गए, और बची पेन्स के लिए 10 रुपये हो गए। तो इसमें हमें बताना है 35 क्वेश्चन में कि हुज गैस इज मोर करेक्ट एंड क्लू बेस्ड। तो इनमें से किसका जो गैस है, जो अंदाज़ा है, वो ज़्यादा करेक्ट है, सही है और क्लू बेस्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अनिल। क्यों? क्योंकि देखो इसने जो प्राइस डिसाइड की है नोटबुक की वो है 20, जो कि 5 से डिविजिबल है, और जो मोहन ने गेस किया था वो 18 था, जो कि 5 से डिविजिबल नहीं है। तो अनिल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब 36 क्वेश्चन है, जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, वो है इफ संजय परचेज 10 नोटबुक्स एंड 4 पेन्स, हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे टू द शॉपकीपर। उसको कितने रुपए देने होंगे शॉपकीपर को अगर वो 10 नोटबुक और 4 पेन्स लाता। तो ये उसका एग्जैक्टली डबल है, वो पहले 5 नोटबुक्स और 2 पेन्स लाया था, और अब 10 नोटबुक्स और 4 पेन्स लाएगा, तो जो मनी होगा उसका डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी 240 रुपीज़ ये करेक्ट आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन। तो यहीं पर ख़त्म हो गया हमारा ये पेपर। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको हमारे चैनल्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।